नमस्कार। विद्या 247 में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, समय में बहुत पीछे। हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास को। ये वो कहानियां हैं जो हजारों साल पहले इसी जमीन पर लिखी गईं। एक ऐसी जमीन जिसने ना जाने कितनी सभ्यताओं को जन्म लेते और बड़े-बड़े साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस जमीन पर कहानी की शुरुआत हुई कहाँ से? कहाँ से शुरू करें? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें समय में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है पाषाण काल। जी हाँ, वो समय जब पहले इंसानों ने इस धरती पर अपने निशान छोड़े। तो चलिए उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। अब देखिए, ये समझना जरूरी है कि जब हम पाषाण काल कहते हैं तो ये कोई छोटा मोटा दौर नहीं था। हम बात कर रहे हैं पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल की। मतलब हजारों नहीं, लाखों सालों का एक बहुत लंबा सफर, जो दिखाता है कि इस इलाके में इंसान कितनी गहराई तक बसे हुए थे। और हाँ, ये सब सिर्फ अंदाजे नहीं है, हमारे पास ठोस सबूत हैं, जैसे कि बेलन नदी घाटी। ये तो कमाल की जगह है। यहाँ पुरापाषाण से लेकर नवपाषाण तक, मतलब तीनों कालों के सबूत एक ही जगह मिलते हैं। ये दिखाता है कि यहाँ लोग लगातार बसे हुए थे। फिर है चोपानी मांडो। यहाँ से पत्थर के औजार और मजे की बात है, भेड़ बकरियों की हड्डियां भी मिली हैं, जो शायद शुरुआती पशुपालन की तरफ इशारा करती हैं। सराय नाहर राय में हमें छोटे छोटे पत्थर के औजार और गर्त चूल्हे, मतलब जमीन में बने चूल्हे मिले हैं। सोचिए, उनके रोजमर्रा के जीवन की एक झलक। और लेखिया तो और भी दिलचस्प है, जहां 17 नरकंकाल मिले और उन सभी के सिर पश्चिम दिशा में थे। ये हमें उनके अंतिम संस्कार के रीति रिवाजों के बारे में कुछ बताता है। ओके, तो पाषाण काल से आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं कांस्य युग में, और यहीं पर उत्तर प्रदेश का नाता जुड़ता है दुनिया की सबसे महान और सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक, सिंधु घाटी सभ्यता से। तो सिंधु घाटी सभ्यता, या जैसा कि हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता, एक बहुत ही एडवांस्ड, एक शहरी सभ्यता थी। और पता है, इसकी पूर्वी सीमा, इसका ईस्टर्न बॉर्डर आज के उत्तर प्रदेश की जमीन को छूता था। मतलब ये पूरा इलाका उस महान विरासत का एक बेहद जरूरी हिस्सा था। उत्तर प्रदेश के अंदर दो जगह तो खास तौर पर देखने लायक हैं। पहला है मेरठ में आलमगीरपुर, जिसे इस पूरी सभ्यता का सबसे पूर्वी, सबसे ईस्टर्न पॉइंट माना जाता है। और दूसरा, ये तो कमाल है, बागपत का सिनौली। यहाँ जो हाल में खुदाई हुई है ना, उसने तो इतिहासकारों को भी हैरान कर दिया है। सोचिए, करीब 3800 साल पुराने रथ और योद्धाओं की कब्रें मिली हैं। इसने तो हमारे इतिहास की समझ को ही बदल कर रख दिया है। ठीक है, कांस्य युग से आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की जमीन अब सिर्फ एक सीमा नहीं रही, बल्कि ये शक्ति और शासन का, पावर का सेंटर बन गई। ये वो दौर था जब यहाँ महाजनपद उभरे और फिर विशाल साम्राज्यों का उदय हुआ। ऐसे साम्राज्य जिन्होंने पूरे भारतीय इतिहास की दिशा ही बदल दी। खासकर उत्तर वैदिक काल में ये इलाका, जिसे तब मध्य देश कहते थे, आर्य संस्कृति का, आप कह सकते हैं, दिल बन गया। वो सारे विचार, वो दर्शन, वो परंपराएं, उन सब की नींव यहीं रखी गई थीं, जिन्होंने आगे चलकर बड़े बड़े साम्राज्यों को शक्ल दी। और फिर आए दो महान साम्राज्य, जिन्होंने यहाँ अपनी ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी जिंदा है। एक तरफ मौर्यकाल, जब सम्राट अशोक ने सारनाथ में वो मशहूर सिंह स्तंभ बनवाया और कला को खूब बढ़ावा दिया। तो दूसरी तरफ था गुप्त काल, जिसे तो मंदिर निर्माण का गोल्डन पीरियड ही माना जाता है। इसके सबूत आज भी मौजूद हैं, चाहे देवगढ़ का दशावतार मंदिर हो या फिर भीतर गांव का ईंटों से बना अद्भुत मंदिर। अब हमारी कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां उत्तर प्रदेश सिर्फ राजनीति का केंद्र नहीं रह जाता। नहीं, ये आस्था, दर्शन और कला का एक ग्लोबल स्टेज बन जाता है। एक ऐसी जगह जहां से दुनिया को बदलने वाले नए विचारों ने जन्म लिया। और वो सबसे बड़ा विचार, वो यहीं से शुरू हुआ, सारनाथ से। ये भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। ज्ञान मिलने के बाद भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं दिया। यहीं से वो धर्म का पहिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, घूमा और बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। एक ऐसा विचार जिसका असर आज भी पूरी दुनिया पर है। और सिर्फ सारनाथ ही नहीं, कौशाम्बी जैसी जगहें भी थीं जो बौद्ध शिक्षा और ज्ञान के बड़े सेंटर बन गए।
आप इन्हें उस जमाने की इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी समझ सकते हैं, जहां दूर दूर से लोग पढ़ने और सीखने आते थे। और जानते हैं, इस जमीन का बुद्ध से एक बहुत गहरा, एक पर्सनल कनेक्शन भी है। आज जो सिद्धार्थनगर जिला है, वहां पिपरहवा नाम की जगह को ही प्राचीन कपिलवस्तु माना जाता है। जी हाँ, वही जगह जहां राजकुमार सिद्धार्थ ने अपना बचपन बिताया था, दुनिया को एक नया रास्ता दिखाने से बहुत पहले। तो एक तरफ धर्म और दर्शन फल फूल रहे थे और दूसरी तरफ कला भी अपने शिखर पर पहुंच रही थी। खासकर कुषाण काल में मथुरा आर्ट का एक बड़ा हब बन गया। और इस कला की सबसे खास बात क्या थी पता है? इसका इंक्लूसिव होना। मतलब यहाँ के कलाकारों ने सिर्फ बुद्ध या बोधिसत्वों की ही नहीं, बल्कि जैन तीर्थंकरों और कई हिंदू देवी देवताओं की भी एक से बढ़कर एक मूर्तियां बनाई। ये उस दौर की धार्मिक सद्भावना को दिखाता है। तो सवाल ये है कि इन हजारों सालों की कहानी का आज क्या मतलब है? ये जो प्राचीन विरासत है, ये सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है। ये आज के उत्तर प्रदेश की पहचान का एक ऐसा हिस्सा है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। ये एक लाइन इस पूरी जमीन के महत्व को बता देती है। ये वाकई में भारतीय सभ्यता का उद्गम स्थल, उसका ओरिजिन पॉइंट रहा है। यहीं से संस्कृति, धर्म और ज्ञान की न जाने कितनी धाराएं निकली और पूरे देश में फैल गईं। और अगर आपको इसका सबसे बड़ा, सबसे जिंदा सबूत चाहिए तो वो है सारनाथ में अशोक का बनवाया हुआ सिंह स्तंभ, जो आज आजाद भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, हमारा नेशनल एम्ब्लम है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इस धरती का इतिहास सिर्फ इसका अपना नहीं, बल्कि पूरे देश का, पूरे राष्ट्र का इतिहास है। तो याद रखिए, हम यहाँ 100 या 1000 साल की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 40,000 से भी ज्यादा सालों के इतिहास की, एक गहरी और लगातार चलती आ रही इंसानी विरासत की। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, पाषाण काल के उन खुरदुरे औजारों से लेकर सिंधु घाटी की उन रहस्यमयी मोहरों तक, बुद्ध के शांति भरे उपदेश से लेकर गुप्त काल के भव्य मंदिरों तक, इतिहास की जो इतनी सारी परतें हैं, ये सब मिलकर आज के उत्तर प्रदेश की शख्सियत को कैसे बनाती हैं। तो ये था हमारा आज का सफर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही और दिलचस्प जानकारियों के लिए विद्या 247 के साथ जुड़े रहिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे विश्लेषण आप तक पहुंचते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।